India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा कविया गोमा। कोर्ट्स राउंडअप में आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले डाल लेते हैं एक नजर हेडलाइंस पर। लखीमपुर खीरी कांड पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने यूपी सरकार को बताया, एसआईआर जज ने आशीष मिश्रा की जमानत को चुनौती देने की सिफारिश की है। यूपी सरकार को स्टैंड साफ करने को कहा। उत्तर प्रदेश में जिला अस्पतालों में डॉक्टरों की तैनाती न होने पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को लगाई फटकार। 4 हफ्ते में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। 4 अप्रैल से सुप्रीम कोर्ट करेगा फिजिकल हियरिंग। प्रधान न्यायाधीश रमन्ना ने बुधवार को खुली अदालत में की घोषणा। अविवाहित बेटी माता पिता से कर सकती है शादी खर्च का दावा। कोर्ट ने की भरण पोषण अधिनियम की व्याख्या। India Legal presents Courts Roundup. लखीमपुर खीरी मामले में आशीष मिश्रा को दी गई जमानत को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उत्तर प्रदेश राज्य को बताया कि विशेष जांच दल की निगरानी के लिए नियुक्त न्यायाधीश ने सिफारिश की है कि राज्य को इसे चुनौती देने वाली अपील दायर करनी चाहिए। अदालत ने निगरानी कर रहे न्यायाधीश के रुख पर राज्य की प्रतिक्रिया की मांग करते हुए सुनवाई 4 अप्रैल तक के लिए प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने यूपी सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी से कहा कि जांच की निगरानी के लिए नियुक्त न्यायाधीश की रिपोर्ट से पता चलता है कि एसआईटी ने मिश्रा की जमानत को चुनौती देने की सिफारिश की थी। यूपी के चर्चित लखीमपुर खीरी कांड के आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत मामले में बुधवार को फिर सुनवाई हुई। इस कांड की जांच की निगरानी के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित समिति ने जमानत रद्द कराने के लिए याचिका को चुनौती देने की सिफारिश की थी। चुनौती नहीं देने पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने मिश्रा की जमानत निरस्त करने की अर्जी पर आगे सुनवाई 4 अप्रैल को तय की है। तब तक सभी पक्षों को एसआईटी की रिपोर्ट पर अपना जवाब दाखिल करना है। सीजीआई ने यूपी सरकार से कहा कि ऐसा लग रहा है कि जांच की निगरानी करने वाले एसआईटी की रिपोर्ट में आरोपी की जमानत को रद्द करने के पक्ष में है। इस पर सरकार की क्या राय है? यूपी सरकार के पक्षकार ने कोर्ट से कहा कि इस संबंध में सरकार से निर्देश लेकर ही बता सकते हैं। कोर्ट को ये बताया गया कि मामले की जांच कर रही एसआईटी ने अपर मुख्य सचिव को पत्र लिखकर कहा था कि मिश्रा को दी गई जमानत को चुनौती दे देनी चाहिए और उसको मिली जमानत को रद्द किया जाना चाहिए। वहीं याचिकाकर्ता की ओर से दुष्यंत दवे ने कहा कि या तो आरोपी की जमानत रद्द की जाए या हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई जाए, क्योंकि हाईकोर्ट ने आशीष को जमानत देते समय अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया, साथ ही तथ्यों की अनदेखी की है। मिश्रा की जमानत को पीड़ितों के परिजनों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। आशीष केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे हैं। बुधवार को सुनवाई के दौरान शीर्ष कोर्ट ने यूपी सरकार से निगरानी समिति की सिफारिश के बावजूद जमानत को चुनौती नहीं देने पर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई निगरानी समिति ने यूपी सरकार से कहा था कि वो आशीष मिश्रा को जमानत देने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दे। मंगलवार को इस सुनवाई के दौरान यूपी सरकार ने कहा था कि उसने मिश्रा की जमानत अर्जी का विरोध किया था। याचिकाकर्ता का यह आरोप पूरी तरह से गलत है कि राज्य सरकार ने अर्जी का प्रभाव ढंग से विरोध नहीं किया। वहीं यूपी पुलिस ने शीर्ष कोर्ट से कहा था कि राज्य सरकार ने लखीमपुर खीरी केस के गवाहों और पीड़ितों के परिजनों की सुरक्षा के सारे इंतजाम किए हैं। सभी गवाहों से उनकी सुरक्षा को लेकर नियमित संपर्क भी किया जा रहा है।
आशीष मिश्रा को दी गई जमानत के खिलाफ पीड़ित परिवारों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया कि हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत देते समय शीर्ष अदालत के दिशा निर्देशों की अवहेलना की। आरोपी आशीष मिश्रा को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने बीते दिनों जमानत दी थी। जमानत मंजूर होने के बाद ही मृत किसानों के परिजनों ने जमानत का विरोध किया था और इस आदेश को चुनौती देने की बात कही थी। ब्यूरो रिपोर्ट। तो वहीं उत्तर प्रदेश में जिला अस्पतालों में डॉक्टरों के स्वीकृत पदों पर डॉक्टरों की तैनाती न होने की वजह से खाली पदों पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से डॉक्टरों की तैनाती के मामले पर 4 हफ्ते में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने देश में अधिकांश राज्यों में डॉक्टरों की कमी पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि ये चिंता का विषय है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि बुनियादी स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करना प्रत्येक राज्य के प्राथमिक दायित्व है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी में सामान्य चिकित्सकों, स्त्री रोग विशेषज्ञों, बाल रोग विशेषज्ञों की कमी को देखते हुए कहा कि प्रदेश में सरकार बन चुकी है और हम उम्मीद करते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार चुनाव के बाद उपयुक्त कदम उठाएगी। साथ ही कोर्ट ने यूपी सरकार से सुनिश्चित करने के लिए कहा कि राज्य के सभी 75 जिला अस्पताल में न्यूनतम योग्यता प्राप्त चिकित्सक ही तैनात हो। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान में लिया कि यूपी के जिला अस्पतालों में डॉक्टरों के स्वीकृत पदों में से कम आधे पद खाली हैं। यूपी में राज्य सरकार द्वारा 2021 में डॉक्टरों की भर्ती के लिए विज्ञापन दिया था, जिसमें 3,620 पदों में से केवल 1,881 पदों को ही भरा गया। अभी यूपी में डॉक्टरों के 1,800 पद खाली पड़े हैं। एक साल में कई डॉक्टर रिटायर भी होंगे, जिससे और भी पद खाली हो जाएंगे। कोविड-19 महामारी के कारण वर्चुअल कामकाज को अपनाने के 2 साल से अधिक समय के बाद सर्वोच्च न्यायालय अगले सप्ताह 4 अप्रैल से पूर्ण पैमाने पर शारीरिक कामकाज पर वापस लौट जाएंगे। इस फैसले की घोषणा भारत के प्रधान न्यायाधीश एन वी रमन्ना ने बुधवार को खुली अदालत में की है। सीजेआई ने कहा, सोमवार और शुक्रवार को अगर वकील चाहें तो हम लिंक मुहैया कराएंगे। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास सिंह ने बार की ओर से सीजेआई को धन्यवाद दिया। सुप्रीम कोर्ट वर्तमान में शारीरिक रूप से गैर विविध दिनों यानी कि मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को मामलों की सुनवाई कर रहा है, जबकि मामलों की सुनवाई विविध दिनों यानी कि सोमवार और शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से की जाती है। इधर उच्चतम न्यायालय ने कोविड-19 के प्रकोप के बाद सबसे पहले 23 मार्च 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामलों की सुनवाई शुरू की थी। शीर्ष अदालत ने 23 मार्च को एक परिपत्र जारी कर अदालत परिसर में वकीलों और वादियों के प्रवेश को रोक दिया था और निर्देश दिया था कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केवल अत्यावश्यक मामलों की सुनवाई की जाएगी। बाद में इसने मार्च 2021 में भौतिक सुनवाई को फिर से शुरू करने का प्रयास किया। इससे पहले कि महामारी की दूसरी लहर ने शीर्ष अदालत को आभासी मोड में वापस लाने के लिए मजबूर किया। तीसरी लहर के कारण जनवरी 2022 में एक बार फिर से वर्चुअल होने से पहले कोर्ट ने अक्टूबर 2021 में सीमित शारीरिक सुनवाई को फिर से शुरू किया था। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मामले में आरोपी कर्नाटक कांग्रेस के नेता डी.के. शिवकुमार को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत मिली। दिल्ली हाईकोर्ट ने शिवकुमार को विदेश जाने की अनुमति दे दी है। हाईकोर्ट ने कांग्रेस के नेता डी.के. शिवकुमार के सऊदी अरब में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए 31 मार्च से 6 अप्रैल तक विदेश जाने की अनुमति दे दी है। साथ ही हाईकोर्ट ने शिवकुमार से कहा कि वो विदेश से वापस लौटकर इसकी जानकारी जांच अधिकारी को देंगे। दरअसल साल 2017 में आयकर विभाग ने शिवकुमार के कई ठिकानों पर छापेमारी की, जिसमें से दिल्ली के एक ठिकाने से करीब 8 करोड़ नकद बरामद हुआ था। इस मामले में आयकर विभाग ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। आयकर विभाग के आरोप पत्र के आधार पर ईडी ने डी.के. शिवकुमार पर मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज किया। इसी मामले में कर्नाटक कांग्रेस के नेता डी.के. शिवकुमार ने दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल कर सऊदी अरब में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने की अनुमति की मांग करते हुए याचिका दाखिल की थी। साल 2017 में आयकर विभाग ने शिवकुमार के कई ठिकानों पर छापेमारी की थी। दिल्ली में उनके एक ठिकाने से करीब 8 करोड़ नकद भी मिले थे। आयकर विभाग ने कोर्ट में चार्जशीट दायर की थी। इसके बाद आयकर विभाग के आरोप पत्र के आधार पर ईडी ने डी.के. शिवकुमार पर मनी लॉन्ड्रिंग केस मुकदमा दर्ज किया था। तो बाद में डी.के. शिवकुमार ने
कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कोर्ट से उन्हें तब राहत मिल गई, लेकिन कोर्ट में हार के बाद ईडी ने बेंगलुरु से दिल्ली पूछताछ के लिए बुलाया था और पूछताछ के दौरान ही डीके शिव कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया था। एक पॉक्सको मामले में जहां याचिकाकर्ता व्यक्ति लगभग 3 वर्षों से कैद में है, सुप्रीम कोर्ट ने उसे दी गई सजा के शेष भाग के निष्पादन को निलंबित कर दिया। ट्रायल कोर्ट के दोष सिद्धि आदेश से पहले शिकायतकर्ता से शादी करने वाले याचिकाकर्ता की सजा को निलंबित करने की मांग करने वाले आवेदन को अनुमति देते हुए न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की पीठ ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता को ऐसी शर्तों पर जमानत पर रिहा कर दिया जा सकता है और ट्रायल कोर्ट द्वारा शर्तें लगाई जा सकती हैं। पॉक्सको एक्ट की धारा 6 के तहत दोषी ठहराए जाने पर 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाए जाने के बाद याचिकाकर्ता करीब 2 साल 11 महीने से जेल में है। पॉक्सको एक्ट की धारा 6 में गंभीर यौन हमले के लिए सजा का प्रावधान है। बेंच मद्रास हाईकोर्ट को चुनौती देने वाली एक विशेष अनुमति याचिका पर विचार कर रही थी, जिसमें ट्रायल कोर्ट द्वारा पॉक्सको अधिनियम की धारा 6 के तहत 10 साल की कठोर कारावास की सजा और 5,000 रुपए का जुर्माना अदा करने के तहत याचिकाकर्ता को दी गई सजा को बरकरार रखा गया था। वर्तमान याचिका में कानून का सवाल उठाते हुए दायर किया गया था कि क्या पॉक्सको अधिनियम का उद्देश्य है कि एक किशोर लड़के को दंडित करना जो नाबालिग लड़की के साथ अपराधी के रूप में व्यवहार करके उसके साथ संबंध बनाता है, और सहमति के लिए पॉक्सको की प्रायोजित का सवाल है। सहमति से बने संबंधों को दंडित करने के लिए पॉक्सको के दायरे में विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा दिए गए परस्पर विरोधी विचारों को देखते हुए संबंधों को न्यायालय द्वारा जांच की आवश्यकता नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जेल में बंद राजनेता मुख्तार अंसारी के बेटे और मऊ सदर विधायक अब्बास अंसारी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। चुनाव प्रचार के दौरान एक जनसभा में अंसारी ने कहा था कि उन्होंने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से कहा कि अगर सपा गठबंधन की सरकार बनती है तो अगले 6 महीने तक सरकारी अधिकारियों का तबादला न करें। चुनाव के बाद सबसे पहले उनका हिसाब किताब होगा। सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी या एसबीएसपी समाजवादी पार्टी गठबंधन के उम्मीदवार के रूप में यूपी विधानसभा चुनाव लड़ने और जीतने वाले अब्बास अंसारी ने दावा किया कि राज्य में सरकार बनने के बाद पहले 6 महीनों तक किसी भी सरकारी अधिकारी का तबादला न हो, क्योंकि उनके पास उनके साथ समझौता किया गया है। सरकारी अधिकारियों के खिलाफ उनकी कथित टिप्पणी के संबंध में उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 171F और 506 के तहत एफआईआर दर्ज की गई। इस एफआईआर को रद्द करने की मांग करते हुए अंसारी ने हाईकोर्ट का रुख किया। अंसारी के वकील ने तर्क दिया कि आईपीसी की धारा 171F के तहत अपराध गैर संज्ञेय है और धारा 171F के परिणाम स्वरूप धारा 506 को जोड़ा गया। आगे तर्क दिया गया कि स्थानीय पुलिस याचिकाकर्ताओं को गिरफ्तार करना चाहती है, इसलिए अंसारी के खिलाफ आईपीसी की धारा 153A के जैसे अधिक गंभीर अपराध जोड़े गए। याचिकाकर्ताओं के वकील ने आगे तर्क दिया कि भारत के चुनाव आयोग ने किसी भी समय सार्वजनिक मंच पर उनके द्वारा दिए गए बयान में याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने के लिए कोई निर्देश या सिफारिश जारी नहीं की गई है। इधर सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ के समक्ष मामले की स्थिति को परेशान करने वाला करार दिया, खास तौर पर जो कि 16 साल से अधिक की कैद और आपराधिक पीठ की अनुपलब्धता के कारण दोषियों की जमानत याचिकाएं पिछले 25 दिनों से सुनवाई के लिए लंबित पड़ी हैं। न्यायमूर्ति एस.के. कौल और न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश की पीठ ने ये टिप्पणी इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस दोषी को जमानत देने से इंकार करने की एक आपराधिक अपील पर विचार करते हुए की जो 12 साल से अधिक समय से कैद में था। कोर्ट ने कहा कि 1980 के दशक की आपराधिक अपीलों की सुनवाई सामान्य तरीके से हाईकोर्ट कर रहा है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने प्रस्तुत किया कि 16 साल से अधिक समय से चल रहे कारावास के ऐसे मामले लखनऊ बेंच के समक्ष जमानत देने के लिए विचाराधीन हैं और पिछले 25 दिनों से इस मामले की सुनवाई के लिए कोई आपराधिक पीठ उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार याचिकाकर्ता के वकील द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरण के अनुसार बेंच ने लखनऊ बेंच के रजिस्ट्रार को बेंच की अनुपलब्धता की स्थिति के साथ साथ 14 साल से अधिक और 10 साल से अधिक समय तक हिरासत में रहे दोषियों के जमानत आवेदनों की संख्या की पेंडेसी के संबंध में 4 सप्ताह के भीतर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति एस.के. कौल ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष लंबे समय से लंबित आपराधिक अपीलों के बारे में चिंता व्यक्त करते हुए उन लोगों के
सूची तैयार करने का निर्देश दिया, जिन्होंने 14 साल से अधिक समय से जेल में हैं और बार बार अपराधी नहीं हैं, और उन लोगों के लिए जहां अभियुक्तों ने अपराध किया है, जिसने पहले से ही 10 साल से अधिक समय की सजा काट ली है, उन्हें एक बार में जमानत दे दी जाती है। शुक्रवार को जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस एएस बोपन्ना की पीठ ने उन 12 दोषियों को भी जमानत दी जो 14 साल से अधिक समय तक जेल में रहे और उनकी जमानत याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष लंबित थी। तो वहीं कोलकाता हाईकोर्ट ने रजिस्ट्रार को उन अपीलों की लिस्ट तैयार करने का निर्देश दिया जहां अपीलकर्ता 14 साल या फिर उससे अधिक समय से जेल में हैं। उन मामलों को 2 सप्ताह के भीतर जमानत पर विचार करने के लिए अदालत के समक्ष सूचीबद्ध करें। ये निर्देश सजा को निलंबित करते हुए 2 आरोपी व्यक्तियों को जमानत देते हुए दिया गया था, जिन्हें लगभग 20 साल तक जेल में रखा गया था। न्यायमूर्ति बिवास पटनायक और न्यायमूर्ति जोमालिया बागची की पीठ ने कहा कि सौदा सिंह बनाम उत्तर प्रदेश के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय और उत्तर प्रदेश सरकार को उन मामलों की सूची तैयार करने का निर्देश दिया जहां अपीलकर्ता 14 साल से अधिक समय तक कैद में था, ताकि उन्हें एक बार में रिहा किया जा सके, बशर्ते कि वो बार बार अपराधी न हो। खंडपीठ सीआरपीसी की धारा 389 के तहत जमानत की अर्जी पर फैसला सुना रही थी, जिसे 2 अपीलकर्ताओं ने दायर किया था, जो करीब 20 साल से जेल में बंद थे। ये मानते हुए कि अपीलकर्ताओं को लंबे समय तक हिरासत में रखने से संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। कोर्ट ने कहा, हमने पक्षों की ओर से जो सबमिशन है उस पर विचार किया है। अपील में योग्यता के बावजूद हमारा विचार है कि अपीलकर्ताओं को लगभग 20 वर्षों तक जेल में रखना अपने आप में भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत त्वरित न्याय के उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। इस प्रकार अपीलकर्ताओं द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत त्वरित न्याय के उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन करने वाली लंबी हिरासत के आधार पर हम अपीलकर्ताओं पर लगाई गई सजा को निलंबित करने, उन्हें जमानत पर रिहा करने के लिए इच्छुक हैं। सौदान सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा जताया गया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के समक्ष उनकी अपील लंबित दोषियों की जमानत पर सजा और रिहाई को निलंबित करने का निर्देश दिया था। तो इधर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने कहा कि एक अविवाहित बेटी हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम के तहत अपने माता पिता से शादी के खर्च का दावा करने की हकदार है। न्यायमूर्ति गौतम भदौड़ी और न्यायमूर्ति संजय एस अग्रवाल की खंडपीठ ने कहा कि अधिनियम की धारा 3B में स्पष्ट शब्दों में शादी के खर्च में शामिल है। भारतीय समाज में आमतौर पर शादी से पहले और शादी के समय भी खर्च करने की आवश्यकता होती है। बेंच ने ये नोट करते हुए देखा कि एक अधिकार बनाया गया था और जब अविवाहित बेटियों द्वारा इस तरह के अधिकारों का दावा किया जाता है तो अदालतें इनकार की स्थिति में नहीं हो सकती। बेंच ने एक फैमिली कोर्ट में एक आदेश की अपील पर सुनवाई की थी, जिसमें एक अविवाहित बेटी द्वारा शादी के उद्देश्य से 25 लाख की राशि का दावा करने के लिए आवेदन को खारिज कर दिया गया। अपीलकर्ता ने दावा किया कि सेवानिवृत्त के बाद उनके पिता को 75 लाख मिले और उनमें से 25 लाख सेवानिवृत्त बकाये के रूप में जारी किए जाने बाकी है। ऐसे में हाईकोर्ट में अपील दायर की गई। अपीलकर्ता ने आर दुरेराज बनाम सीता लक्ष्मी अम्मल के मामले में मद्रास उच्च न्यायालय के एक फैसले पर भरोसा करते हुए कहा कि गुजारा भत्ता की राशि में शादी का खर्च शामिल होगा और फैमिली कोर्ट का आवेदन को खारिज नहीं करना चाहिए। उच्च न्यायालय ने इस प्रकाश में अधिनियम की धारा 20(3) पर चर्चा की, जो किसी व्यक्ति पर अपने वृद्ध या कमजोर माता पिता या अविवाहित या खुद को बनाए रखने में असमर्थ बेटी को बनाए रखने के लिए एक दायित्व बनता है। प्रावधान पर विचार करते हुए बेंच ने पाया कि इस तरह के वैधानिक प्रयास को सीमा पर समाप्त नहीं किया जा सकता और फैमिली कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया गया। मामले को गुण दोष के आधार पर फैमिली कोर्ट में भेज दिया गया था और पक्षों को 25 अप्रैल को उसी के सामने पेश होने का निर्देश दिया गया था। चलिए इसी के साथ कोर्ट्स राउंडअप में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.